हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया डिस्कशन जो कि 4 मार्च को का है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। हम क्या क्या करने वाले हैं: करंट अफेयर्स, पीआईबी, साइंस एंड टेक का रिवीजन और कुछ आर्टिकल्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले करते हैं न्यूज डिस्कशन। तो सबसे पहले जो आज पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी कि सार्क की एपिडोमोलॉजी नेटवर्किंग फोरम की मीटिंग में, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में बड़ा सा नाम लग रहा है, जैसे महामारी कह सकते हैं इसको। एपिडोमोलॉजी मतलब महामारी, ठीक है। इसकी नेटवर्किंग को लेकर एक फोरम बैठा। कोई भी रोग जो मतलब उसे कहते हैं ना, अगर हिंदी में बताया जाए, कोई रोग जो बहुत लंबे स्तर का होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज उसको कह सकते हैं, उसके उनके लिए एक फोरम बनाया गया जिसमें 8 सार्क मेंबर मिलकर कोलैबोरेट करेंगे एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम बनाने का, जिससे कि वो बीमारियों को कोऑर्डिनेट कर पाए कि उनको कैसे ख़त्म करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही मैंने डाल दिया। हाँ, ये एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश विजिट जाने वाले हैं, जिस पर चीन ने अपना बहुत ही एक कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा है कि ये अच्छी बात नहीं होगी हमारे आपसी संबंधों के लिए। तो खास बात यहाँ पर यह है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि चाइना ने ये बात तब कही है जब हाल में इंडिया और चाइना का स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था 3 दिन पहले। एक आर्टिकल्स भी आए थे उसके ऊपर काफ़ी, जिसमें एस जयशंकर ने वहाँ उनके एक डाई बिंगो के साथ बात की थी, जहाँ पे उन्होंने ऑफर दिया था कि अगर इंडिया तवांग और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर अगर ठीक से सेटलमेंट कर लेता तो शायद वो अक्साई चीन इंडिया को दे देंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद ये बात आई है कि वो अब कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ गए तो हमारे संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिखाता है कि कहते हैं कि चाइना की हमेशा हार्ड लाइन अप्रोच रही है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, जिसे कहते हैं कि उनकी आईआर पॉलिसी हाइको रियलिज्म पे चलती है, ठीक है। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की जो उनकी कोर राष्ट्रीय उनके जो एजेंडे हैं उनके प्रमुखता से वो आगे रखते हैं, बाकी चीज़ें भाड़ में गई, कोई सॉफ्ट अप्रोच नहीं रखते। तो इस मामले में गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी का कोशिश किया कि पहले इन्होंने कैरेट दिया खाने के लिए, गाजर ले भाई ये खा ले और आजा, हमें दे दे तवांग वगैरह रीजन और हम आपको अक्सर चीन दे देंगे। फिर उन्होंने कहा ये नहीं मानेंगे तो हम इन पर दबाव बनाएंगे। तो उस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और हार्ड को रियलिज्म दिखाता है चाइना का ये। खास बात ये है कि तवांग रीजन का नाम यहाँ पर आया तो तवांग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से। देखिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शुरू से करना चाहिए कि 1940 में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था तिब्बत के साथ इंडिया का, ठीक है। मैकमोहन लाइन कहाँ पर है और शिमला अकॉर्ड क्या था। ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, या फिर अगर हमने कभी करवाया तो करा देंगे। तो देखते हैं तवांग का। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ये रहा आपका तवांग। तवांग खास बात यहाँ है कि इधर इसके भूटान है, ठीक है, और इधर तिब्बत है। तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दो देशों के कौन में 1914 की एग्रीमेंट के टाइम में ये कम्प्लीटली इस पे इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से स्टार्ट हो चुका था। 1950 से ही इंडिया में ये इनका एमपी आ रहा है, तो हमेशा से भारत का पार्ट रहा है ऐतिहासिकली और भारत का ही हिस्सा है ये। पर चाइना का क्लेम करना है कि तवांग तो पूरा हमारा है ही, पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है, जहाँ पे वो वीज़ा तक नहीं देते हैं। कहते हैं कि हमारे लोग हैं, क्या वीज़ा देंगे। एक इंडियन जनरल कुछ दिनों पहले वहाँ गए थे आर्मी के, तो उन्होंने कहा था आपको तो वीज़ा लगेगा नहीं, अब तो हमारे बंदे हैं, सीधा आ जाओ। ब्रह्मपुत्रा के ओरिजिन्स यहाँ देखिए। ब्रह्मपुत्रा अब ब्रह्मपुत्रा जो एंटर करती है, दिहांग दिबांग सारे जो ज्योग्राफी के पॉइंट्स है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। नदियों का मुख कहाँ से कहाँ मुड़ती है, वो असम में जाने के बाद क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश का रूट ऐसे मैप से आप कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वो देख सकते हैं। और इस साइड चाइना के आसपास कौन कौन से रीजन है, बॉर्डर किसके साथ, नीचे आप अगर देखें बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। कल फेंसिंग पे बात हुई थी, पाकिस्तान के साथ फेंसिंग में बात हुई, तब चाइना का बॉर्डर आ गया। तो एक बहुत ही सही मौका है, अब इंडिया का मैप उठाइए, गौर से देखिए कौन कौन से बॉर्डर पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। मेंस के लिए भी तैयारी हो जाएगी, प्री के लिए भी। और अक्साई चीन ऊपर कश्मीर के पास है, वो शायद मैंने कवर नहीं किया आज, तो वो बाद में कभी कर लेंगे। तो मुद्दा ये है, आपको पहले उसके लिए देखना है तवांग कहाँ पर है, लोकेशन याद करिए। अक्साई चीन क्या है, लोकेशन याद कीजिए। जो बॉर्डर एरिया से सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल फिर एक बार न्यूज़ में है। ऑलिव रिडली टर्टल ने यहाँ पे बहुत सारे एक्स दिए थे। हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्स दिए हैं। कहाँ पर, तो उड़ीसा के गाहिर माथा सेंचुरी में, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है। ये नेस्ट बना के वहाँ पे अंडे देते हैं। खास बात ये है कि दिखाया गया कि बहुत सारे अंडे इनके बर्बाद हो जाएंगे, लगभग 50% अंडे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जगह बहुत कम है। और एक ही फीमेल जो टर्टल है वो एक बार अंडा देती है, तो दोबारा वहाँ पर अगर किसी ने गड्ढा खोद दिया तो वो उनका अंडा फिर नहीं बच पाता। तो यही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जगह बहुत कम है। ये दिखाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात, कि इंसान ने अपने उसके लिए
लालच के चक्कर में आके किस तरह जानवरों का जीना हराम कर रखा है। तो यहाँ पॉइंट ये ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, इंडेंजर्ड है, किस रीजन में मिलते हैं, ये नेस्टिंग कैसे करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया ही हुआ है आर्टिकल्स में कहीं और, रिवाइज करिए। यहाँ देखिए 50% के अंडे इनके बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेंस में क्वेश्चन बन सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है ऐसे मामले में, और कैसे हम प्रकृति से ये जो हमारा भाव जो हमारा हस्तक्षेप है, जो कैसे मिटा सकते हैं। दिखाता है कि 60 मिलियन अंडे देने वाले थे, लेकिन इस बार 30 मिलियन अंडे भी ना बचे ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए बात है ऑलिव रिडली टर्टल को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाहिरमाथा कहाँ पर है, उड़ीसा के कोस्ट पर है। देखिए कहाँ पर होता है ये महानदी रिवर जहाँ पर आके आपका देवी रिवर या डेल्टा बनाती है, यहाँ पर आपका ये रहा जो गाहिरमाथा पोर्शन है इस रीजन में पड़ता है, ठीक है। अब इसको भी देख सकते हैं कि ये बीच है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रहती है। और पोस्को की प्लांट साइट का है। पोस्को का मुद्दा, पोस्को भी क्यों मुद्दे में रहा था, पोस्को पे बहुत तबाही मची थी, न्यामगिरी हिल्स की बात हो गई, वो सारी बातें हैं। इसके बाद जो भी ट्राइबल इश्यूज हैं वो सारे आप डिस्कस कर सकते हैं। मास नेस्टिंग बीच का इनका क्या इंपैक्ट हो सकता था इसके ऊपर, ये क्यों कैंसिल हुआ। आज तक का सबसे बड़ा एफडीआई जो साउथ कोरिया से आने वाला था वो था पोस्को, पर पोस्को क्यों बंद हुआ, क्या समस्याएं थी, इस पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ छोटी मोटी न्यूज़ है, जैसे वेस्ट बंगाल ने फ्राइडे को एक बिल पास किया जिसमें वो हेल्थ केयर में जो भी नेग्लिजेंस होता है, जो लोग डॉक्टर ठीक से ख्याल नहीं रख पाते या फिर नज़रअंदाज करते हैं किसी चीज़ों को, उनको लेके जो लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ती है, इनके बदले में अब उनको खिलाफ एक कड़ा बिल लाया गया जिससे उनकी करंट प्रैक्टिस के खिलाफ उनको तगड़ी सज़ा होगी, जो एक बहुत ही अच्छा बिल है। एक और महत्वपूर्ण बिल जो आया, एक और न्यूज़ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि एयर इंडिया वुमेंस डे के अवसर पे ऑल वुमेन क्रू भेजने वाली है अराउंड द ग्लोब, ठीक है। ऑल वुमेन को, सिर्फ महिलाएं होंगी क्रू में। तो ये सारी न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक नोटिफाई किया कल कि 57,000 किलोमीटर का एरिया वेस्टर्न घाट का ईएसए डिक्लेयर हो जाएगा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में क्या खासियत होती है कि यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल काम नहीं कर सकते, एक लिमिटेड कार्य ही वहाँ पर होता है, बहुत सीमित कार्य। आप वहाँ पे खनन नहीं कर सकते, आप वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते लंबे स्तर की, जिनसे नहीं नुकसान हो। तो देखिए ईएसए क्या होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी पूरी इकोलॉजी को इम्पैक्ट हो जाए, वहाँ पर हल्का सा भी कार्य अगर कुछ ऐसा हस्तक्षेप बढ़ाते हैं तो देखिए इस पर थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। माधव गडगिल कमेटी ने बैठी थी, इसने 2011 में रिपोर्ट दी थी और कहा था कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को आपको ईएसए डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए वेस्टर्न घाट्स बहुत लंबा है, ठीक। तो गुजरात से ऊपर स्टार्ट होता है, नीचे केरला तक जाता है वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ा हिल कौन सा है, चोटी कौन सी है, सादरी हिल्स कहाँ पर पड़ रहे हैं, ठीक है। डोडा बेटा बड़ा है तो नीलगिरी हिल्स जहाँ ईस्ट वेस्ट मिलते हैं वो नॉर्थ है, उसको क्या कहते हैं, नीलगिरी में कौन सा हिल सबसे बड़ा है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, अक्सर रिपीट होते हैं। खैर वो बात तो दूसरी है। पहले देखते हैं कि ये जो ईएसए में पहली कमेटी बैठी थी गडगिल कमेटी, इन्होंने कहा था पूरा ईएसए को ही आप ईएसए डिक्लेयर कर दो। एक तरह से एनवायरमेंटलिस्ट ने इसका बहुत स्वागत किया था, पर ये भी बात कही जा रही थी कि आप पूरा ईएसए डिक्लेयर कर दोगे तो फिर वहाँ पर डेवलपमेंट काम का क्या होगा। तो काफ़ी मुद्दा गर्म रहा था। फिर उन्होंने एक और कमेटी बनाई के कस्तूरी रंगन की, जो कि चेयरमैन थे पहले इसरो के। इन्होंने बोला कि 60,000 किलोमीटर को ही आप ईएसए डिक्लेयर करो, जो कि ईएसए का 37% एरिया है वेस्टर्न घाट्स का। तो ये दो चीज़ें दिखाती है कि कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, पर उसके बाद लगातार सीधा गवर्नमेंट ने आके डायरेक्टली ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि कितना ईएसए है, और अभी तक उतना क्लैरिटी नहीं रखी है गवर्नमेंट ने कि कितना ईएसए होगा या नहीं होगा। तो अभी तक 57,000 किलोमीटर की बात आई है। तो यहाँ पर दो चीज़ डिस्कशन के टॉपिक हो जाते हैं कि ईएसए डिक्लेयर करना हमारे वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु हमारे विकास के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर बात यह कि आप एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट को कैसे हैंडल करते हैं। एक अगर मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है अक्सर, ठीक है, तो आप कैसे इसको, जैसे मैंने पीछे पोस्को की बात की थी, ठीक है, पोस्को, अब आप देखिए वहाँ पे बीच पे ऑलिव रिडली टर्टल्स मर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स इंडिया का इकलौता वो जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, और आपको बहुत ज़रूरी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है इसको। अब वहाँ पर आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे चलेगा, और मगर आप इसको पूरी नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, तो डेवलपमेंट भी करनी है। तो ये एक मुद्दा, आप इस पर कैसे आंसर फ्रेम करेंगे ये महत्वपूर्ण होता है। तो एक इंट्रो, एक मिडिल पॉइंट। तो आप अगर ये कमेटी की रिपोर्ट तो ना सही, एक बार बेसिकली पढ़ लें कि और क्या क्या रिकमेंडेशन है, ईएसए के बाद क्या क्या रूल होते हैं, जो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, टाइम कम है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, होमवर्क करने वाली बात है। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स कर लिया, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहे हैं इसके बाद, तो कम से कम इतना आप कर ही सकते हैं कि जो बेसिक होमवर्क है वो कर लें। अब जैसे वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, और ये ब्लू नीलगिरी हिल्स हो गया, या फिर सदर्न वेस्टर्न घाट, यहाँ पाला घाट है। अब देखिए चार घाट होते हैं, चार जिसे कहते हैं वो हैं थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। कौन किससे जोड़ता है, पाल घाट किसको किससे जोड़ता है, भोर घाट किससे किससे जोड़ता है, आपके लिए होमवर्क रहा, आप चारों घाट के कीजिएगा। चार जो आपके हैं थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट
और सोनकेटा, ये चार है, आपको चारों पता करने हैं कहाँ कहाँ पर और कौन सी सिटी को जोड़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये कीजिए। मैं आपको स्पेशली फोकस कहूँगा कि आप वेस्टर्न घाट्स को लेके उस रीजन के सारे एरियाज को कवर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्योग्राफी, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये नहीं आता तो समझिए आपकी ज्योग्राफी बहुत वीक है। डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे एक और टॉपिक है। डेक्कन ट्रैप क्या है आपको पता होना चाहिए। रीजन डेक्कन ट्रैप क्यों कहलाता है, लावा कैसे निकलता है, डेक्कन ट्रैप कैसे फॉर्म हुआ, कोलार लेक की क्या बात है, सारे टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की है। हम्बोल्ट पेंगुइन, जिसे चिलियन पेंगुइन भी कहते हैं, पेरुवियन पेंगुइन कहते हैं, ये मुंबई की बाइकुलर जू में इसके लिए लोग इंक्लोजर खोलने वाले हैं, जिसका काफ़ी विरोध हो रहा था क्योंकि कुछ पेंगुइन मर गए थे, शायद 2 पेंगुइन मरे थे। अब देखिए पेंगुइन हैबिटेट नहीं है इंडिया पर, यहाँ पेंगुइन मंगाया गया, उसको आप जू में रख रहे हैं, कुछ पेंगुइन मर भी गए। अब गवर्नमेंट अड़ी पड़ी है कि हम यहाँ पर पेंगुइन लगाएंगे ही लगाएंगे। पहले पैंडास को लेके बहुत रिसर्च हुआ, शेर मर रहे हैं, बाघ मर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको मेंटेन करें, क्या करें ना करें। फिर यहाँ में इसका क्वेश्चन एक बन जाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे, कि इंसान किस हद तक उनके हैबिटेट को चेंज कर सकता है। तो जो हम्बोल्ट पेंगुइन है, इसके बारे में देखिए। हम्बोल्ट पेंगुइन कहाँ मिलता है, चिली में मिलता है। हम्बोल्ट नाम याद रखिए। हम्बोल्ट क्या है, कुछ याद आ रहा है आपको ज्योग्राफी में, कोई करंट, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर करंट, कौन सा करंट है। हम्बोल्ट नाम से क्लियर है, चिली या पेरू के पास है, तो पेरुवियन करंट भी कहते हैं, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट माना जाता है। अब देखिए आप देख लेते हैं करंट कौन सा, ये पेरुवियन करंट जो है, इसे ही हम्बोल्ट करंट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये लीवर्ड साइज में, इसलिए दुनिया का सबसे जो सूखा एरिया यही है। अटाकामा डेजर्ट हो गया, या फिर और अटकामा डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको एल नीनो और ला नीना की जो बात होती है, ये भी यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगी। तो देखिए जब थोड़ी बहुत देख लेते हैं सरफेस करंट्स क्या होता है। जैसे इक्वेटर का रीजन है, यहाँ सूरज की रोशनी साल भर पड़ती है, तो यहाँ का रीजन जो है समुद्री पानी वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो गर्म क्या होता है, गर्म होने के बाद वो मतलब इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और कन्वेंशन करंट पैदा होता है, ठीक है। ये हॉट वाटर करंट मूव करेगा, यहाँ आपका ये इधर मूव करेगा। तो जहां जहां भी इक्वेटर की तरफ से अंदर की तरफ जाएगी वो हॉट वाटर करंट होगा, ठीक है। हॉट वाटर करंट गया, आगे आते आते ठंडा होने लगता है ये, ठीक है। ठंडा होते होते सिंक, जो ठंडा होता है वो सिंक करता है, नीचे जाने लगता है। सिंक करते करते नीचे आता है, अब इतना ठंडा होने लगता है, फिर यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है जो इधर इक्वेटर की तरफ जाते हैं। इसे कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। जो भी करंट आपका मूव करता है कोल्ड करेंट्स, तो इधर कोल्ड करंट है जो इक्वेटर की तरफ जाएगा, इक्वेटर से आएगा वो होगा कौन सा, कोल्ड करंट। हमेशा हर जगह कन्वेंशन बेल्ट बन जाती है कोल्ड करंट और हॉट करंट की। अब यहाँ कैनरी कैनरी का, अब देखिए आप ना इसको रीजन वाइज करिए कि बहुत ही बेसिक है ज्योग्राफी का, ये आपको करना। लैब्राडोर करंट हो गया, या फिर ओयोशिया, कुरुशियो, और इंडिया के इक्वेटोरियल करंट हो गया। ये आपके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए इसको आपकी क्यों ऐसा ऐसा करंट फॉर्म हो रहा है, ये बेसिक। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पता है। अगर ये इक्वेटर है, अगर नहीं पता तो फिर ज्योग्राफी में मैं एक बेसिक कभी सरफेस का करके इसको कर देंगे। एक इक्वेटर करंट है, इक्वेटर रीजन है जहाँ पर पानी गर्म होता है, वो गर्म होकर मूव करता है, वो धीरे धीरे ठंडा होकर आता है, फिर वो कोल्ड करंट मूव क्यों करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी हमेशा एक सरकमपोलर एक सरफेस वेव चलती रहती है, और थर्मोहेलाइन मोशन क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज्योग्राफी में करनी चाहिए। पर आज जैसे आपने पढ़ा ये हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में, तो आप हम्बोल्ट करंट पढ़ सकते हैं। आप पेरू के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा पेरुवियन इकोनॉमी क्या है, वहाँ पर वो डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट या एक और डेजर्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे कम जलवायु वाला एरिया यहाँ ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है सहारा में। ये लीवर्ड साइड जो होती है वहाँ बारिश कम होती है, लीवर्ड साइड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए। गल्फ स्ट्रीम, ये रहा। गल्फ किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं। देखिए एक बार वर्ल्ड मैप देखिए, मैप्स के क्वेश्चन बेस्ट होते हैं और आपको ऐसे याद होंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। तो भाषण ज़्यादा मैंने दे दिया पर महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ, वरना इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा आधा घंटा चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडिया 10वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आइस गोव कर रही है 2017। ये 10th कॉन्फ्रेंस है। ये किस लिए ये इस बात पे फोकस करेगा कि आप डिजिटल गवर्नेंस के लिए डिजिटल चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये चेक करेगा कि डिजिटल गवर्नमेंट कैन लीड टू डिजिटल एनवायरनमेंट बाय लोकल लैंग्वेज नॉलेज। इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज फ्रॉम डिजिटल गवर्नमेंट टू डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। डिजिटल सरकार से लेकर आप डिजिटल सशक्तिकरण की बात तक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 10वां एडिशन है और ये फोकस करेगा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो सरकार और जनता के बीच के संबंधों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे सिविल सोसाइटी, बिजनेस, सबका जो आपस में है। आप जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में प्रगति, क्या था एक प्रगति इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जैसे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली
चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, ठीक है। डिजिटल इंडिया तहत के आधार कार्ड हो गया, यूआईडी हो गया, आप उसको यूज़ करते हैं, डिजी लॉकर, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चेंज कर लेती हैं आपको लिए। किसी भी काम को अप्लाई, अब बिजनेसमैन के लिए किसी काम के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है, सारी चीज़ें आसान होती जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अकेडमी या गवर्नमेंट स्टाफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी वगैरह को साथ लाएंगे, जिससे हम डिजिटल गवर्नमेंट प्रैक्टिस को और सुधारने की कोशिश करेंगे। इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। मुझे जो लगा इतना ही था, पीआईबी में कुछ खास नहीं था। हम वही कवर कर रहे हैं जो प्री के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है और मेंस का जो बेसिक फ्रेमवर्क है। अदरवाइज छोटी मोटी न्यूज़ मैंने कवर नहीं की, जो मैंने छोड़ी है या तो हम पीछे कर चुके हैं या मुझे सिग्निफिकेंट नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक। स्पेस टेक के लिए आज हम पढ़ेंगे वेरी सैटेलाइट्स, क्योंकि हमने स्पेस इंजन लॉन्च व्हीकल्स और उनका लॉन्च इंजन कवर कर लिया है। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज वेरी सैटेलाइट, कौन कौन सी है। तो नेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम में अब पढ़ेंगे 4 सैटेलाइट जो महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और स्पेस साइंस सैटेलाइट। चारों में क्या डिफरेंस है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आप जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, टीवी वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको टेम्परेचर वगैरह बताती है, कहाँ पर मौसम कैसा होने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेविगेशन सैटेलाइट जैसे आपका नाविक या फिर जो आपका IRNSS जिसको आप कहते हैं, जो इंडिया लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का अपना होगा जीपीएस सिस्टम, इसे कहेंगे। ये क्या है इसके बारे में डिटेल करेंगे। और स्पेस साइंस सैटेलाइट क्या होती है, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर जैसे मंगलयान भी कहते हैं, फिर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। सो लेट्स बिगिन। तो इतना तो यदि एक पार्ट में करेंगे। सबसे पहले करते हैं इनसेट सीरीज। आज हम करेंगे इंडियन सैटेलाइट सीरीज जो बहुत फेमस है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। ये मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए ये किस चीज़ के काम आएगी, इनसेट सीरीज। अब ऐसी ढेर सारी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, आप याद रखिए कि सीरीज का नाम क्या है, उसका बेसिक पर्पस क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। इनसेट सीरीज किस लिए है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। 4 चीज़ें क्लियर हैं। इससे आपके टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी भी चलते हैं, आपका कुछ फोन वोन का काम हुआ, वो सारे इससे होता है। और मीटरोलॉजिकली भी काम होता था, मतलब उतना हाई स्तर पर नहीं, पर नॉर्मली जो इनिशियल इनसेट सैटेलाइट से आपको पता लगता था कहाँ का मौसम खराब होने वाला है। तो देखिए सारी चीज़ें जो है उनके लिए आपको सैटेलाइट चाहिए एक जगह फिक्स्ड। अगर सैटेलाइट उड़ के कभी यहाँ जाएगी कभी वहाँ जाएगी तो उसको पता नहीं लगेगा इंडिया के ऊपर का वेदर क्या है। तो एक बात तो फिक्स है कि ये सैटेलाइट जरूर इंडिया के ऊपर फिक्स रहेगी, तभी तो आपको पता चलता रहेगा कि तापमान कब बदल रहा है, कब कहाँ जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है। और जियो स्टेशनरी मतलब क्या होगा, जो फिक्स्ड होती है इंडिया के अर्थ के ऑर्बिट के हिसाब से उसी लोकेशन पे, उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ घूमेगा ये इसी के साथ जाएगा, ठीक है, और एक ही जगह इक्वेटर टू एंगल सीधा रहता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है वो भी अर्थ के ऑर्बिट के साथ ही घूमती है, पर वो उसका इंक्लिनेशन होता है अलग, ठीक है, वो सीधा एंगल पे नहीं होती है। यही बेसिक डिफरेंस है। 1983 में इनसेट सीरीज लॉन्च हुई थी, जो आज तक का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम एशिया पैसिफिक रीजन का जो लॉन्च हुआ था वो था इनसेट सीरीज। ये टेलीविजन कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा करती है भारत का। और बहुत इस पर एक कंट्रोवर्सी भी थी, स्टक्सनेट वॉर्म। स्टक्सनेट वॉर्म एक तरीके ये है जैसे कहते थे कि अब 4th जनरेशन वॉरफेयर, जिसे कहते हैं चौथी पीढ़ी की जंग जो शुरू होने वाली है। स्टक्सनेट इसका फेमस नाम है कि एक वायरस क्रिएट किया था, कहा जाता है चाइना ने, जो कि इनसेट में लगा था। जैसे इनसेट सैटेलाइट की काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसको एक अमेरिकन CIA के किसी जर्नल ने कहा था कि क्योंकि चाइना द्वारा भेजा गया ताकि इंडिया की सैटेलाइट खराब हो जाए। इसका बहुत सारा उपयोग किया गया अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। तो ये एक तरीका है जिससे बताता है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है स्पेस टेक के लिए। आपकी पूरी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी, सिर्फ एक वॉर्म वो भेज देंगे, मतलब एक वायरस भेजा, एक टेक्नोलॉजी, एक बग भेज दिया, आपकी सैटेलाइट खराब है, पूरी टेली कम्युनिकेशन बर्बाद। तो अगली जनरेशन की अब जो लड़ाइयाँ होंगी बम और कारों से नहीं लड़ी जाएंगी, इन्हीं चीज़ों से लड़ी जाएंगी। एक वॉर्म भेजा, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर खराब हो गया, एक वायरस भेज दिया, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन खराब हो गया। स्टक्सनेट और ये सारी चीज़ें साइबर वॉरफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसका इनसेट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, एक स्टक्सनेट वॉर्म ने इसको कितना हद तक खराब कर सकता था। हालांकि ये अभी तक नहीं कह सकते कि सत्यापित नहीं है ये बात, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा माना जाता है। देखिए इनसेट सीरीज में 4 महत्वपूर्ण है सीरीज, इनसेट 2 सीरीज, इनसेट 3 सीरीज, इनसेट 4 सीरीज, एडुसेट और जीसेट सीरीज। ये 4 सीरीजें हैं, सब टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, जियो स्टेशनरी है या फिर जियो सिंक्रोनस है। खास बात, आप सारी सीरीज याद मत कीजिए, 2A 2B 2 3 आपको याद नहीं रहेगी। बेसिक काम क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर का काम और ब्रॉडकास्टिंग का काम, ठीक है। तो ये सारी तो जो भी सीरीज टेलीकम्युनिकेशन की होगी ऑफकोर्स वो फिक्स रहेगी। मेट्रोलॉजिकल है तो वो भी फिक्स रहेगी। आपको पता लग गया कि जियो स्टेशनरी ही होगी, तो ऐसे आप पिक कर सकते हैं आंसर में कि भाई ये जियो स्टेशनरी है या सन सिंक्रोनस है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो ऑर्बिट है क्या होता है, मैंने परसों एक्सप्लेन किया था, कौन सा ऑर्बिट कैसे काम करता है वो देख लीजिएगा। तो देखिए जो
जो हम देख रहे थे कि इनसेट सीरीज में और जी सेट, ये देखिए जी सेट एक सैटेलाइट हो गया, ये हो गया इनसेट सीरीज में। देखिए स्टार सेंसर लगे हुए हैं, हॉर्न एंटीना है, ओमनी एंटीना, ये आपको नहीं करना, बस बता रहा हूँ कि इमेजिंग कैसी फ़ोटो होती है ताकि आप देख लें, अदरवाइज सेम ही है। अब वेरिएंट्स की बात करें, सैटेलाइट हमने कहा जाती है क्या, उसे कैसा कैसा कौन सा होता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो मैंने, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इनसेट सीरीज, जी सेट सीरीज जो मैंने आपको बोला, ये सारी जियो स्टेशनरी होती हैं या फिर जियो सिंक्रोनस होती हैं। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं जो कि रिमोट सेंसिंग में काम आती हैं, वो सन सिंक्रोनस होती हैं, ठीक है। वो एक ही लोकेशन पे घूम के दोबारा आती हैं, ठीक है, मतलब 24 घंटे के ऑर्बिट के बाद। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हल्का सा, बट बाकी आप कल परसों का कवर कर सकते हैं रिपीट रिपीट करके। रिसोर्स सेट, रीसेट 1, रीसेट 2, कार्टोसेट, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट सीरीज और इनसेट 3D, ये जो है वो आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में थे, ठीक है। मैं जब भी मैं कहूँ कि कोई चीज़ होती है तो इसमें हमेशा एक एक्सेप्शन होता है। आमतौर पे सन सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, इसका मतलब नहीं कि सारी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ही होंगी, बट आप ऐसा गेस कर सकते हैं आपके प्रीलिम्स के आंसर में कि अच्छा ये है। अगर कोई रिसेंट लॉन्च होगी इस बीच में तो उसको तो हम कवर करेंगे जब करंट अफेयर्स रिवाइज होगा, अभी तो लगभग आपने किया ही होगा मेरी उम्मीद से, अगर पिछले कवर किया होगा। पर बेसिकली आमतौर पर जो सिस्टम है वो बता रहा हूँ आपको मैं। नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, ये तीसरे तरह की सैटेलाइट है जो आप यूज़ करते हैं, जो कि IRNSS है जो हम करेंगे। अब देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, इसका बहुत शेक मुझे मिला था ये, कि ये अगर अर्थ पे इसकी लोकेशन वो है तो इसकी लोकेशन वैसी ही रहेगी, कहीं भी मूव करेगा तो आप उसी लोकेशन में रहेगा। ये एंगल सीधा है इसका, ठीक है। पर जो जियो सिंक्रोनस होगा उसका इंक्लेशन थोड़ा टेढ़ा होता है, बट जियो स्टेशनरी भी एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का ही पार्ट है। तो जियो सिंक करता है जियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ, अर्थ की मूवमेंट के साथ। जियो स्टेशनरी की मूवमेंट मतलब स्टेशन है उसी जगह पे, फिक्स्ड है वो। तो आपका ये हो गया। अब एक है एस्ट्रोसेट, ठीक है, जो इंडिया की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो इंडिया ने भेजा था। इसे कहते हैं कि इंडिया का हबल था ये, हबल टेलीस्कोप, इंडिया का अपना स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिससे इंडिया ऑब्जर्व कर पाएगा चीज़ों को। एस्ट्रोस्टेट इंडियन स्पेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरे हिसाब से या फिर कई लोगों का भी ऐसा मानना है कि जो मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये उससे भी बड़ा काम है। क्योंकि देखिए मॉम बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटर था कि इंडिया ये कर सकता है। नासा वासा ने वैसे ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कवर वहाँ कर रखा था, ये था एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब आपको मूवमेंट मूव कर। चंद्रयान ने हालांकि पानी खोजा था, चांद पर, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। पर जो ये एस्ट्रोस्टेट है ये पूरा एकेडमिक और रिसर्च रीजन के लिए ही गया है, ये वहाँ जाके रीड करेगा, ठीक है। तो आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यूनिवर्स की। तो एस्ट्रोस्टेट पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी होगा इंडिया ने जो भेजा है, डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो पूरी जगह रीड ही करेगा। ये किसने लॉन्च, किस व्हीकल से लॉन्च हुआ था, PSLV C-30 से। ये ऑब्जर्व करेगा यूनिवर्स को 3 वेवलेंथ पे, विजिबल वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट और लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन में, ताकि आपको 5 पेलोड इसमें भेजे गए हैं जो इन 3 रीजन पे चेक करेंगे। तो कौन कौन से, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और लो एंड हाई एंड एक्सरे रीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस में है, कहाँ कहाँ कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेगा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एक्सरे पर। क्योंकि ऑब्जर्व करेगा तो आपको बता पाएगा कि क्या क्या मूवमेंट्स अंतरिक्ष में हो रही हैं, लंबे समय तक रहेगा, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा, इसलिए एस्ट्रोसेट महत्वपूर्ण है। ये इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था। देखिए एक्सरे भेजेंगे लार्ज, इसके साथ साथ जो कि वेरिएशन चेक करेंगे इमिशन में एक्सरे में कहाँ कहाँ हो रहा है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर में अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, मैंने एक्सरे की बात की थी, अल्ट्रावायलेट रेज की बात की थी। सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप लगा होगा इसके साथ, एक स्काई मॉनिटर होगा, एक कैडमियम जिंक टेलराइड इमेजर होगा जो कि आपको एक्सरे, हाई एनर्जी एक्सरे को पकड़ने में मदद करेगा। और ये आपका ब्राइट एक्सरे सोर्स, बिनरी स्टार्स डिटेक्शन करेगा कि कौन से सोर्स से कौन से एक्सरे आ रहे हैं, जिससे हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या था, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज के इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम। अल्ट्रोस्पेक्ट की खास बात यह कि हाई एनर्जी प्रोसेस करेगा। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है जो हाई एनर्जी प्रोसेसेस हैं बिनरी स्टार सिस्टम में, उनको पढ़ना कि न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे होते हैं, ब्लैक होल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्टार का बर्थ रीजन क्या होता है, हाई एनर्जी प्रोसेस क्या होते हैं। और सन, बेसिकली सन जब आप पढ़ेंगे तो सन के बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो सन में पहले सन बनना और सन का ब्लास्ट होना, ये डेथ ऑफ अ सन, रेडनिंग ऑफ अ सन, उस लोकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब रीड करेगा। और स्टार के बारे में ऑफ कोर्स, और एक्सरे सोर्सेज, विजिबल रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज, और डीप फील्ड सर्वे करेगा यूनिवर्स का अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक
ठीक है, लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे, क्योंकि ऑफ कोर्स अनलिमिटेड इसके पास जा नहीं सकता, लिमिटेड ये है, तो ये आपके लिए डीप फील्ड सर्वे करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अब देखते हैं कि भाई पहले होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है, अगर आपको नहीं पता तो वो जानते हैं क्या होता है, आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा, एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये कौन है भाई साहब, ये भाई साहब है हल्क, ठीक है, ये भी रेडिएशन के शिकार हुए थे, ये रेडिएशन के शिकार हुए थे गामा रेडिएशन के, एक कॉमिक बुक कार्टून है बहुत फेमस है। तो इससे आप ये कर सकते हैं, गामा रेडिएशन हाईएस्ट लेवल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आता है, तो उससे होके ये गामा साहब एक हल्क बन गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रही, गामा रेडिएशन टॉप पे रहेगा। देखिए ईएम रेडिएशन के टाइप्स क्या होते हैं, रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी जो मूव करती है उसी तरह फैलती जाती है, जैसे यहाँ से अगर ऐसे गई तो ऐसे फैलती जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो विजिबल लाइट, चले मान चलिए लाइट आपके घर में आपने लैंप जलाया, वो हो चाहे रेडियो की वेव हो, वो दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक रेडिएशन है, एक विजिबल है और एक आपकी रेडियो वेव्स है, लेकिन फैलती है, ठीक है। एक सैटेलाइट जहाँ लगी है फिर वहाँ से ऐसे मूव करती है तो वो रेडिएट करती है सैटेलाइट, ठीक है। बेसिकली जो रेडिएशन की डेफिनेशन हो गई। अब हर तरह का जो चीज़ है वो अलग रेडिएशन देता है, बेसिकली 4-7 तरह की होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज, विजिबल या फिर आपका रेडियो वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो फोटोन्स के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है। फोटोन्स तो पता ही होगा आपको, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी जो कि वेव लाइक पैटर्न में मूव करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पर। हर फोटोन की अपनी अलग एनर्जी होती है, अमाउंट। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी फोटोन, ठीक है। हर फोटोन का अपना एक अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो अलग अलग रेडिएशन जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी निकलती है, हर फोटोन का अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो उसी प्रकार से वो फोटोन जब रेडिएट करेगा, मतलब मूव करेगा, तो सबकी अलग अलग एनर्जी अमाउंट होंगी। तो जैसे मान लिया उसी तरह ना आप रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, इसके फोटोन्स की एनर्जी लेवल कुछ और होगा, इसकी लो एनर्जी है, फिर माइक्रोवेव उसकी इससे थोड़ी ज़्यादा है, फिर इंफ्रारेड है जिसकी और ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेज उसकी और ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसकी है तो गामा रेज की, जिससे हमारा हल्क बना। तो गामा रेज मतलब हल्क सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक फोटोन की अपनी अलग एनर्जी होती है, तो जैसी एनर्जी होगा वैसे वो रेडिएट करेगा। उस रेडिएशन के हिसाब को पता चला कि उसकी कितनी एनर्जी है, लो एनर्जी है या हाई एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, गामा की, कैसे पता चला हमें, हल्क से। और सबसे कम किसके, रेडियो की जो हम यूज़ करते हैं घर में। ये देखिए आपका एएम रेडियो सिस्टम, फिर एमेच्योर रेडियो, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो बीच में आता है, ठीक है। आपका यूवी जिससे आपको कैंसर हो सकता है, बच के रहिए, जिसके लिए आप रेमन के चश्मे पहनते हैं या फिर कोई भी, और एक्सरे, फिर आपका गामा रे जो आपको हल्क यहाँ बना देता है। याद रखिए कि हल्क नहीं बनता आदमी, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो आप समझते होंगे। अब अगर रेंज की बात करें तो एक छोटा सा पढ़ लेते हैं कि गामा रे सबसे इधर है और रेडियो वेव से इधर है, माइक्रोवेव बीच में, इंफ्रारेड, ठीक है, जो हमें पता ही है। देखिए जितनी ज़्यादा आपकी वेवलेंथ होगी उतनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और उतनी कम आपकी एनर्जी होगी। जितनी कम आपकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ज़्यादा एनर्जी। महत्वपूर्ण बात, गामा रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ये हल्क है, ठीक है। एनर्जी अनलिमिटेड है इसकी, मोटा सा आदमी, एनर्जी काफ़ी है इसके पास, बहुत सारी एनर्जी है, और इस एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी, पर इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है। तो अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो निश्चित ही सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, रेडियो की। क्यों, क्योंकि रेडियो की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडियो की, सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ है और सबसे कम एनर्जी भी है इसकी। तो जैसे जैसे आप मूव करते हैं इस तरफ से अपने बाएं तरफ, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो घटती जाती है और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, आपकी एनर्जी बढ़ती ही चली जाती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब पढ़ते हैं हम एक लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट और लैग्रेंजियन पॉइंट्स भी कहते हैं इसको। ये वो लोकेशन है जिसे एल पॉइंट कहते हैं। दो बॉडीज मान के चलिए किसी जगह पर है, एक अर्थ है एक सन है, ठीक है। अब सोचिए कि अर्थ का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, दुनिया की हर चीज का एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जितना बड़ा बॉडी, जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा ग्रेविटेशन। यहाँ तक कि मैं बैठा हूँ, मेरे सामने जो मेरा मोबाइल है उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। उसी प्रकार हमें पढ़ा है बेसिक 9th क्लास में कि हर बॉडी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। तो जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, लेट्स से अर्थ का इतना भयंकर ग्रेविटेशन पुल है और सन का भी एक पुल है, ठीक है, जो अपनी तरफ सॉरी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपनी तरफ खींच रहा है, सूरज अपनी तरफ खींच रहा है। कोई ऐसी लोकेशन तो होगी ना जहां पर ये इसका खींचना और यहाँ इसका खींचना कैंसिल हो जाए, ठीक है। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, खींचने की शक्ति। तो ये एक लोकेशन होगा ना जहाँ इसकी एनर्जी माइनस हो जाए और ये फिक्स हो जाए एक जगह। वैसी जगह होती है अर्थ के आसपास 5 जगह, जिसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है।
जहां पर आपको सैटेलाइट पे ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी सेट रखने के लिए उस लोकेशन पे, जहां दो एनर्जी दोनों के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर के बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट हो गया। लैग्रेंज पॉइंट में क्या होता है, जो भी दो ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है लार्ज बॉडीज के जिनमें एक स्टेबल पोजीशन बन जाती है, ठीक है, दोनों लार्ज बॉडीज के रिलेशन में, दोनों बॉडीज का जो फोर्स है, ग्रेविटी है, वो खींच के एक जगह ले आता है जहाँ पे वो स्टेबल रह सकता है। तो लैग्रेंज पॉइंट मार्क करता है वो पोजीशन जहाँ पे कंबाइंड ग्रेविटेशन पुल दो लार्ज मासेस का आपको प्रिसाइसली उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है जिससे कि आप ऑर्बिट में रह सकें, घूम सकें, ठीक है। और अर्थ और सन के बीच में कितने लैग्रेंज पॉइंट है, 5, ठीक है। इसमें 3 लैग्रेंज पॉइंट जो है वो बहुत ही अनस्टेबल हैं, 3 आर हाईली अनस्टेबल और 2 काफ़ी स्टेबल हैं। तो जो 3 अनस्टेबल बताया तो आप एग्जैक्टली वहाँ नहीं रख सकते लैग्रेंज पॉइंट, उसके आसपास आप मूव कराते हैं उसको, ठीक है, तो एनर्जी कम लगती है। ये देखिए लैग्रेंज पॉइंट कहाँ कहाँ है, L1, ठीक, L2, L3, सॉरी L4 और L5, ये 5 लैग्रेंज पॉइंट है। अब लैग्रेंज पॉइंट पे ये देखिए कि L2, L4 और L5 यहाँ आपको एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये बेस्ट लोकेशन मानी जाती है सैटेलाइट मूवमेंट के लिए यहाँ से, क्योंकि मून का डिस्टेंस कम होता है यहाँ। तो कहा जाता है भविष्य में कि आप यहाँ से सबसे पास हैं मून मिशन पे, और इस मिशन पे आपको कहीं जाना है तो यहाँ पर आप अगर स्पेस स्टेशन बनाते हैं तो बेस्ट पोजीशन है ये आपके लिए, क्योंकि आप चंद्रमा पर कॉलोनाइज करने के लिए कुछ भेज रहे हैं तो यहाँ से आप फ्यूलिंग स्टेशन में लाके भर सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं। नियरेस्ट लोकेशन है ये, ठीक है। और L3 वो लोकेशन है जहाँ भविष्य की बात है कि हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे जिससे हम दुनिया के बाकी राज्यों, दुनिया के बाकी ग्रहों पर भी कब्जा कर देंगे। ये लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस लोकेशन पे आपको एनर्जी कम होती है, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, सूर्य के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इंडिया का एक मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो कि 400 kg क्लास का सेटेलाइट होगा। पहले बेसिकली क्या था, आदित्य 1 मिशन था ये शुरू में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के पास, लो अर्थ मतलब निचले ऑर्बिट में जाने वाला था पेलोड लेके, पर बाद में इसको L1 बना दिया गया। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे जाएगा सन अर्थ सिस्टम पे, ताकि ये सूरज को कवर कर सके बिना किसी ऑक्यूलेशन के, मतलब कोई इक्लिप्स नहीं आएगा, इसको कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी भी बचेगी, इसलिए इसका नाम बदल के L1 कर दिया, जो इस लोकेशन को रीड करेगा। और मिशन L1 जो होगा इसको हेलो ऑर्बिट में डालेगा, जो कि अर्थ से 1.5 किलोमीटर अलग है। ये 6 पेलोड्स लेके जाएगा और हमारा इसका काम होगा साइंस, स्कोप और ऑब्जेक्टिव को पढ़ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव होंगे आउटर मोस्ट लेयर जो सोलर की उसको पढ़ना, कोरोना मतलब और क्रोमोस्फेयर को पढ़ना, कोरोनल मास इजेक्शंस को पढ़ना, स्पेस वेदर प्रेडिक्ट करना कि वहाँ पर कैसा वेदर है, जो इसके मटेरियल है, जो एनर्जी निकल रही है उसके बारे में ठीक से स्टडी करना। जो हमने सन के बारे में मैंने आपको एक दिन और बताया था, ये रहा एक सन का फिगर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये रहा कोरोना, आउटर एरिया, क्रोमोस्फोर अंदर। याद रखिए बाहर का एरिया ज़्यादा गर्म होता है, अंदर का उतना गर्म नहीं होता। कोरोना ज़्यादा गर्म है क्रोमोस्फेयर के मुताबिक, क्यों है वो सब चीज़ें हमें पढ़ने के लिए स्टडी भी करना इसका एक मिशन है। इसके अलावा नासा ने एक सूर्य पे एक मिशन भेजा जो अगले साल जाने वाला है सूरज पे, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा हमें। फोटोस्फेयर क्या है ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा पिछले वीडियो में जाके। आदित्य L1 जो मिशन है लेग्रांज पॉइंट 1 पे जो जाने वाला है, इसका ये सैटेलाइट होगी, इसकी बॉडी ऐसी है, इसमें मैग्नेटोस्फेयर है और पता नहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो हेलियोस एंगल पे इसको रखेगा। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। पर हाँ मैं आपको कहूँगा ऑब्जर्वेटरी जो एस्ट्रोस्टैट है उसमें एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पर अल्ट्रावायलेट एक्सरे क्या क्या है, किस किस काम के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ है, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंस एंड खत्म हो गया, अब आर्टिकल कर रहे हैं। आर्टिकल 32 हमने आधा शुरू किया था, अब हम रिट्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर संविधान मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा कोर्ट जाके कह सकते हैं कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोर्ट इस पर रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार आते हैं आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के थ्रू। पार्लियामेंट आर्टिकल 32 के अंतर्गत किसी और कोर्ट को भी वो शक्ति दे सकती है कि अपने रीजन में वो रिट जारी कर सके, पर आज तक किसी को नहीं दी गई। तो याद रखिए 3 लोगों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और पार्लियामेंट अधिकृत कर सकती है किसी और कोर्ट को कि वो ऐसा, न्यायालय को कि वो ऐसा करे। रिट शब्द जो है वो कहाँ से आया, रिट शब्द आया इंग्लिश लॉ से, मतलब कानून से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर पहले राजा हुआ करता, तो राजा को कहते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय सभी यहीं से बह के निकलता है इस राजा से, ठीक है। राजा न्याय की मूर्ति था, न्यायमूर्ति था वहाँ का। तो उस फाउंटेन से मतलब राजा की मर्जी थी कहाँ पर क्या करना है उसको, राजा का प्रेरोगेटिव था। जैसे आप क्या पहनते हैं या क्या खाते हो आपका प्रेरोगेटिव होता है, उसी प्रकार राजा का प्रेरोगेटिव था कि वो कहाँ तक रिट देता है, तो इसलिए इसे कहते थे प्रेरोगेटिव रिट्स।
पर अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो भारत ने इसको लिया, तो अब इसका नाम रिट हो गया, प्रेरोगेटिव रिट से रिट्स हो चुका है। फाउंटेन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसी फाउंटेन ऑफ जस्टिस का मानना था कि जहाँ से न्याय बहता है, जो फाउंटेन है न्याय का, अब उस पर शक नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसकी गरिमा को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कहते थे कि जो भारतीय संविधान में भी जो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कहते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस पे। कई लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भाई फाउंटेन ऑफ जस्टिस अब रहा ही नहीं कहीं, तो तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना हो। स्कैंडलाइज एक पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जिसपे बहुत से लोगों पे केस हुआ है, तो एक दलील दी जाती है फाउंटेन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा दुनिया में, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों रहे। तो ये खाली जरा कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। आगे देखते हैं रिट के बारे में। रिट देखिए, रिट हमें दो के पास है, किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के आर्टिकल पार्लियामेंट चाहे तो इसी के थ्रू वो भी बना सकता है, अभी तक किसी को नहीं मिला। देखिए अब दोनों में चेक करते हैं कौन कहाँ खड़ा रहता है इस रिट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट दे सकती है, क्योंकि इट इज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में लिखा है कि यह मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और पर्पज के लिए भी दे सकती है रिट। किसी और पर्पज मतलब लीगल राइट, जो आपके कानूनन अधिकार हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिट जारी हो सकता है। तो हाई कोर्ट का जो इसमें दायरा है ज़्यादा बड़ा है, वाइडर है वो, ठीक है, ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ा दायरा है। इनका रिट जारी करने का जो दायरा है वो कम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट पे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पर यही फर्क है, जो जुरिस्डिक्शन है इनका पूरे देश में आप कहीं भी रेट जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट वहीं कर सकता है जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जहां तक जाता है। अगर पटना हाई कोर्ट है या दिल्ली हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उस रीजन में ही उसका आएगा कि जितना उसका जुरिस्डिक्शन है। अब तीसरी बात, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जीत रहा है, 1.2 हाई कोर्ट, 1.2 सुप्रीम कोर्ट, दोनों एक पॉइंट के बराबरी पर है। तीसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंपलसरी है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बता देना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का काम ही है आपके अधिकारों की रक्षा। लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये, वो कह सकता है कि भाई मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, मैं रिट जारी नहीं करूंगा। तो आपके पास अधिकार है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आप हाई कोर्ट गए, उसने नहीं मानी, तब सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे हाई कोर्ट ये जंग जीत गया 2-1 से। 2-1 से क्यों जीता? कोर्ट के पास नैरो है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, लेकिन वाइडर है पूरे भारत के लिए, पर यहाँ कंपलसरी उसको करना ही पड़ेगा इंप्लीमेंट। हाईकोर्ट की पावर ज्यादा इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट के अलावा लीगल राइट पे भी दे सकता है, और इसकी डिस्क्रिशनरी है, चाहे तो नहीं देगा, पर इसकी जुरिडिक्शन जो है केवल इसी के क्षेत्र में आती है, कार्य क्षेत्र में। तो ये समाप्त हुआ। अब देखते हैं कौन कौन से रिट है। सबसे पहले रिट है हैबियस कॉर्पस। देखिए इसको याद करने का तरीका, हैबियस कॉर्पस, कॉर्प्स मतलब क्या होता है? लाश, ठीक है, लाश को लेके आओ, इस तरह से मैंने ऐसे याद किया था। हेबियस कॉर्पस असल में मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, तो कॉप्स मतलब लाश होता है, तो इसको लाश कहीं भी देखे तो याद, हैबियस कॉर्पस मतलब लाश को लेके आओ, कोर्ट कह रही है। बेसिकली ये इस काम के लिए, अगर किसी ने किसी को डिटेन कर रखा है, मतलब पकड़ के रखा हुआ, तो कोर्ट ऑर्डर देती है उस इंसान को कि भाई जिसकी ये बात है, जिसने पिटीशन दिया, आप उसको लेके आओ, उसकी बॉडी मेरे सामने प्रेजेंट करो। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों लोगों के खिलाफ लगती है, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों के खिलाफ आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। रिट, ये रिट जो है इसे कहते हैं बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। किसी को बेवजह गिरफ्तार जो किया गया है तो उसके खिलाफ महत्वपूर्ण है ये जो रिट है ये। और ये क्या चेक करता है? ये एग्जामिन करता है कि डिटेंशन हुआ ये लीगल है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। लेकिन याद रखिए, रिट तब जारी नहीं होती है जब आपका डिटेंशन या आपकी गिरफ्तारी एक लीगल प्रोविजन के थ्रू हुई हो, मतलब जब एक सही कायदे का पालन करते हुए आपको गिरफ्तार किया गया, तो अब रिट नहीं जारी होता। हेबियस कॉर्पस क्या है? बॉडी पकड़ के लाओ, क्या करेगा? डिटेंशन चेक करेगा। प्राइवेट और पब्लिक दोनों के केस में यूज होता है, ये याद रखिए। अगला है कब इशू नहीं हो सकता ये, जब डिटेंशन लॉफुल हो, जब ये प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट के खिलाफ हो, या डिटेंशन किसी कोर्ट के द्वारा किया गया हो, या फिर किसी जुडिक्शन के कोर्ट के बाहर आता हो। ये तो जैसे अब आपको ब्रिटेन लेके चला गया, तो वो जुडिक्शन के बाहर है, तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अगला पॉइंट आता है मेंडेमस। मेंडेमस मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। आदेश देते हैं किस चीज़ का? आदेश देते हैं एक पब्लिक ऑफिशियल को कि तुम्हारी जो ड्यूटी थी तुमने अभी तक नहीं की, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप एक पब्लिक बॉडी को या कॉर्पोरेशन को या फिर छोटे वाली कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई क्यों नहीं किया। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लग सकता। हेबियस कॉर्पस लगता है, मेंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लगता, ये केवल किसी सरकारी पब्लिक बॉडी के खिलाफ लगता है, कोर्ट के खिलाफ भी लगता है ये। और इसके लिए क्या है कि ये डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी, ये तब नहीं लगता जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, मतलब आप करना, आपकी अगर
उस पर निर्भर करता है, आपको करना है किसी पब्लिक ऑफिस को या नहीं करना है, तो आप नहीं लगा। जैसे मान के चलिए हाई कोर्ट की पावर डिस्क्रिशनरी है रिट जारी करने की, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि भाई ने रिट जारी नहीं किया तो आप इसको कहो रिट जारी करे। वहाँ वो कमांड नहीं कर सकता कि आप रिट जारी करो, क्योंकि यहाँ एचसी का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो दे चाहे तो न दे, ठीक है। तो रिट वहीं जारी होता है जहां पर जो पब्लिक बॉडी है उसको करना उसका कानूनन उसका कार्य है, दायित्व है, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस के खिलाफ या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ जो अभी काम कर रहा है नहीं लग सकती रिट, ठीक है। बेसिक बातें ये हैं। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड, ठीक है। ये हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है काम करने से रोकने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि आपने अपनी जुरिडिक्शन के बाहर काम कर दिया है, ठीक है। खास बात प्रोहिबिशन कहता है इन एक्टिविटी, ये कहता है रोको काम को, तुम अपनी औकात से ज़्यादा काम कर रहे हो, मतलब जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र उससे बाहर जा रहे हो। और जो इससे पहले हमने किया मैंडेमस मतलब वी कमांड, वहाँ हम आदेश देते हैं कार्य करने के लिए, कोर्ट वहाँ करिए काम करने के लिए, यहाँ करिए काम रोकने के लिए। ये किसके लिया जाता है? लोअर कोर्ट के ट्रिब्यूनल को दिया जाता है कि तुम अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। ये केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे लगाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे नहीं लगता, लेजिस्लेटिव बॉडी पे नहीं लगता, प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लगता। अभी तक एक ही हमने पढ़ा जो प्राइवेट इंडिविजुअल पे लगता था, वो था पहला हेवियस कॉर्पस। सेकंड वाला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पे लगता था, मतलब मैंडेमस आप कमांड कर सकते हैं किसी पुलिस वाले को, वो काम नहीं कर रहा है, पर आप उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते काम करने से। कोर्ट प्रोहिबिट किसको कर सकती है? अपने से लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को ही कर सकती है। प्रोहिबिट क्या करती है? इनएक्टिविटी लाती है, मैंडेमस एक्टिविटी लाती है। मैंडेमस कहता है काम करो, प्रोहिबिट कहता है काम रोको। काम क्यों रोको? तुम गलत काम कर रहे हो। एक चौथा है सर्ट्यूररी, इसका मतलब होता है सर्टिफाई करना या फिर इन्फॉर्म करना, भाई हमें जानकारी दो, सर्टिफाई अस व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। ये हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट को दिया जाता है कि या ट्रिब्यूनल को दिया जाता है कि बताओ यार केस मेरे पास लाओ, मुझे बताओ आखिर हो क्या रहा है, कि जुरिडिक्शन आपका कार्य क्षेत्र से बाहर है या आप कार्य क्षेत्र से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट दोनों तरह की होती है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। जैसे प्रोहिबिशन था जो केवल प्रिवेंटिव था, जो कार्य रोकने के लिए था और मैंडेमस कार्य करवाने के लिए था, लेकिन सर्टिफिकेट जो है दोनों तरह का है, रोकने के लिए भी और काम करवाने के लिए भी हो सकता है। कि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम गलत काम करो रोक देगा, ठीक है। या फिर अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे और तेजी से काम करो, तो दोनों काम करती है। सर्टिफिकेट किसके किसके खिलाफ लग सकता है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ नहीं लगता है, प्राइवेट से खिलाफ नहीं लगता है। किसके खिलाफ लगता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ लग सकता है, अब लग सकता है। पहले केवल जुडिशियल कास्ट जुडिशियल पे लगता था, पर अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ भी लगता है। प्राइवेट वाला अभी तक सिर्फ एक मिला हमें, हेबियस कॉर्पस, याद रखिए, ठीक है। और ये आखिरी वाला क्यों वारंटो, मतलब किस अधिकार से, बाय वट अथॉरिटी और बाय वट वारंट आप ये कार्य कर रहे हैं। ये दिया जाता है लीगलिटी चेक करने के लिए, किसी आदमी के पास क्या आधिकारिक लीगलिटी है, क्या कानूनी रूप से आप काम कर रहे हैं। ये किस काम आता है? काम आता है इलीगल ऑब्स्ट्रेशन का, मतलब कोई आदमी किसी ऑफिस में जाकर बैठ गया, भाई किस अधिकार से तुम वहां बैठे हो, चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बनाया गया है कि चेक करने के लिए कि जो आदमी वहां है वो सही है कि नहीं है। पब्लिक ऑफिस किसी आदमी द्वारा जबरदस्ती ना लिया गया हो, ठीक है। ये तभी करता है जब जो ऑफिस है वो परमानेंट कैरेक्टर का हो, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया। यानी किसी ने कोई एक पैनल बना दिया, वहां आपने पूछ लिया भाई इस पैनल पे इसको गडगिल कमेटी बैठी, तो गडगिल साहब को क्यों बैठा दिया आपने इस पे, वो नहीं कर सकते। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यू द्वारा क्रिएट किया गया, वहीं पर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लगता है क्या वारंट है, किस अधिकारी क्या लीगलिटी है, वहाँ किस कानूनी अधिकार के रूप से बैठे हैं। जो बाकी 4 रेट है उस 4 की अपेक्षा ये रेट कोई भी जाके जमा कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई पिटीशन दे सकता है। बाकी में जो एग्रीव्ड पर्सन है वही पिटीशन देता है। तो ये 4 आपके 5 हो गए आपके, और बहुत ही महत्वपूर्ण है रेट्स, आप इसको जरूर करिए ठीक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम रिव्यू करें थोड़ा में क्या क्या पॉइंट हमने किया। एस्ट्रोसेट आपको क्या था याद करिए, आदित्य क्या था, इनसेट क्या था सीरीज में इंपॉर्टेंट, हमबोल्ट करंट क्या था, हमबोल्ट पेंगुइन क्या था, लैग्रेंज पॉइंट क्या था और मैंडेमस क्या था। ये 6 चीज़ें आप याद कर लीजिए। इसको याद करते आपको स्ट्राइक करना चाहिए एस्ट्रोसेट, क्या पेलोड कैपेसिटी थी, क्या क्या चेक करेगा, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव स्पेक्ट्रम है वो क्या है, क्या क्या है, जो भी बेसिक चीज़ें जिससे रिलेटेड है उस सब आपको देखते ही कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। इसका मतलब आपने वीडियो पढ़ा और आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो या तो मेरी गलती है कि मैंने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया, पर अगर आपको लग रहा है वो ठीक है तो आपको रिवाइज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने फीडबैक्स वेबसाइट पर दे सकते हैं, इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।